जय हिंद। देखिए, आज हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। आपको याद होगा कि भारत में कुछ एक राज्य ऐसे हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी लागू हैं, जिसमें कि गोवा प्रमुख है और उसके बाद अभी उत्तराखंड। इन दो जगहों पर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी लागू हो चुके हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी प्रारंभ हो चुका है। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यह इतना चर्चा में क्यों था। आपको याद होगा कि नेहरू जी की कहने पर ही या उनके ही आदेश या अनुदेश पर जो है भारत में हिंदू कोड बिल लाया गया और स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया कि भारत में खास करके हिंदू कम्युनिटी के लिए जो है अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज वगैरह करता है तो उस वक्त स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होंगे। कहने का मतलब है कि जो भी डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन थे, जो भी कल्चरल डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन थे, और ख़ास करके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर या सक्सेशन राइट वगैरह को लेकर, तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है रिफॉर्म आज़ादी के बाद से ही हिंदू कम्युनिटी के लिए खासकर से प्रारंभ हो चुके थे। लेकिन अब है जब पूरे देश में सभी नागरिकों की बात हो तो उसमें आप एक स्पेसिफिक रिलीजन के लिए एक अलग धर्म है के लोगों के लिए आप एक अलग कानून बनाते हैं, दूसरे धर्मों के लिए आप एक अलग कानून बनाते हैं, तो इसमें विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप एक तो कह रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी के लोगों के लिए बहन हो या बेटी हो सबको संपत्ति पे बराबर का हक है, लेकिन वही अगर मुस्लिम कम्युनिटी पे बात आती है तो आप वहाँ नहीं, उसके लिए अलग नियम है, उस घर की महिलाएं या उस घर की बहू बेटियों को जो है वह अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में कितना जो है ना पैराडॉक्सिकल है और एक आयरॉनिकल है, कितना विरोधाभास है इसमें, आप इसका जो है स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये दो चीज़ों का हमने जिक्र कर दिया, हिंदू कोड बिल हो गया और नेहरू जी की भी यह मंशा थी कि भारत में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, लेकिन उस वक्त पॉलिटिकल विल पावर नहीं होने की वजह से जो है यह नहीं लाया गया, या फिर मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी के कारण कांग्रेस जो हमेशा से अपनाती रही है उसका दौरान भी अपनाई होगी और इस कारण से नहीं आया। एक समय और आता है, सायरो बानो का केस है 1985 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं अगर उसका डाइवोर्स होता है, क्योंकि उसमें एक कह सकते हैं कि बहुत सारी महिलाओं से शादी या संबंध स्थापित करने के लिए जो उसमें छूट मिला हुआ है कि आप जो है एक पुरुष जो है कई एक महिलाओं से शादी कर सकता है मुस्लिम पर्सनल जो है लॉ में। तो अब है कि अब जब आप दूसरी महिला से शादी कर रहे हैं तो पहली महिला से जो बच्चे हैं या खुद वो महिला हैं उसका भरण पोषण कौन करेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 1985 सायरा बानो के केस में ये निर्णय दिया कि अगर आप किसी भी जो है महिला को अगर आप तलाक देते हैं, डाइवोर्स देते हैं, उस परिस्थिति में आपको उसे मेंटेनेंस देना होगा, संपत्ति में उसको अधिकार देने होंगे। इसको लेकर फिर राजीव गांधी ने पूरे के पूरे चीज़ों में परिवर्तन कर दिया और मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी जो कांग्रेस हमेशा से अपनाती है, इसके कारण जो है उन्हें ये कह दिया गया कि नहीं, तुम्हारी जो है अपनी पर्सनल लॉ है, ठीक है, तुम्हें उसमें महिलाओं का अधिकार नहीं दिएगा। तो ये दोहरे चरित्र दर्शाए जाते हैं कि किस प्रकार से एक कांग्रेस हमेशा कहते रहती है वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन सिर्फ वो हिंदू वुमेन के एम्पावरमेंट की बात करती है, और जो महिला सशक्तिकरण तो उसमें भारत की सभी महिलाओं को सम्मिलित करना चाहिए था। लेकिन वोट बैंक और मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी के कारण कांग्रेस ये डबल स्टैंडर्ड दोहरी नीति अपनाते रहती है और इसमें भी वो उन्होंने अपनाई। अब थोड़े बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब आप बात करोगे भारत के फंडामेंटल राइट की तो उसमें आर्टिकल 14 भी है, जिसमें कि कह सकते हो कि एकता का राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार है। तो उस मौलिक अधिकार में, उस फंडामेंटल राइट में यह वर्णन है कि सभी लोग समान हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन। लेकिन वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी पे लागू होता है, क्योंकि अगर जब मुस्लिम पर्सनल लॉ रहती है तो उस मुस्लिम महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिलता। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको हटाने के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने चाहिए या फिर लागू होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा कर लेते हैं कि आखिर इसके बेनिफिट क्या है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। मान लें कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है तो इसके क्या क्या लाभ होंगे, हम थोड़ा इस पर जो है अपने पक्ष जो है रखने का प्रयास करेंगे या इस पर हम जो है बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला लाभ पता है क्या आपको मिलेगा इसमें, कि नेशनल इंटीग्रेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट इन बातों को कहे हैं और कह सकते हो कि मंच से ही वो अपने संबोधन में कहा था कि मान लो आप अपने घर में रहते हो और घर में 4-5 सदस्य हैं और आपके लिए कोई अलग नियम हो, पापा के लिए अलग नियम हो, मम्मी के लिए अलग नियम हो, भाई के लिए अलग नियम हो,
और बहन के लिए अलग नियम, सभी के लिए अलग अलग नियम हो तो वो घर कितना एक रह पाएगा? आप इसकी ज़रा कल्पना करके देखिए। या आप एक भाई बहन हो और मान लो कोई मिठाई आती है तो अच्छी वाली मिठाई भाई को दे दिया जाए और ख़राब वाली मिठाई बहन को दे दिया जाए, तो इस प्रकार की भेदभाव जो है कितना मतलब प्रासंगिक रहेगा? ये तर्कहीन है? नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है या डिफ्रेंसिएशन है, ये जो है एक सभ्य समाज के लिए और एक उन्नत समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि जो अगर पूरा का पूरा देश एक है तो वन नेशन वन लॉ, यूनिफॉर्म नेशन यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, इसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी जो है मंच से कर चुके हैं और आने वाले समय में जो है इस पे नियम भी जल्द ही बनकर आ जाएगा, ऐसी हमारी सरकार से अपेक्षा है। दूसरा है जेंडर जस्टिस एंड इक्वलिटी। हमने आर्टिकल 14 की पहले ही बात कर दी। कई लोग कहते हैं कि भाई अगर आप आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट की बात करते हो तो और भी फंडामेंटल राइट है जो उसे रिलीजियस फ्रीडम की आज़ादी देता है। भाई रिलीजियस फ्रीडम की तो आज़ादी सभी को मिलता है, हमें भी मिला है और आपको भी मिला हुआ है? लेकिन वह उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। अब जैसे हिंदू कम्युनिटी का ही रिलीजियस फ्रीडम की अगर बात करो तो हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मठ मंदिर हैं, वो सब सरकार के कब्जे में है, हमारे कब्जे में कहाँ है? तो सरकार उसे फ्री कर दे। फिर अगर हमारे धर्मों में सरकार देख रही कि नहीं सती प्रथा गलत है, बाल विवाह गलत है, उस पर अगर नियम कानून बनाया जा रहा है तो अन्य जितने भी कम्युनिटी हैं उसमें भी बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बाल विवाह है, वहाँ भी बहु विवाह प्रथा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जब बात आती है एक देश में मान लो कई प्रकार के कम्युनिटी लोग रह रहे हैं, आपको आपके धर्म मनाने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन जो उस धर्म में कुछ जो क्रूतियाँ हैं, जो इविल्स हैं, जो सोशल इविल्स हैं, उसे इराडिकेट करने का प्रयास कर रहा है। और एक उन्नत समाज में, एक विकासशील समाज में ये होना ही चाहिए, क्योंकि जो समाज अपने आप को परिवर्तित नहीं करता वो धीरे धीरे डिके हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है और उसका अंत हो जाता है। तो समाज को अगर प्रगति करना है, आगे बढ़ना है, और एक सभ्य समाज की यह निशानी है कि उसमें समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते रहने चाहिए। तो दो फंडामेंटल राइट यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। एक तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है, दूसरा जो है इक्वलिटी की भी तो बात करता है। इसको आप क्यों नहीं मानते? आप धार्मिक स्वतंत्रता आपका मौलिक अधिकार है, इसको मान रहे हैं, लेकिन वही जो है आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी का है, इसको आप क्यों नहीं मानते? ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद थोड़ी अगर बात कर लेता हूँ जेंडर जस्टिस की। स्वाभाविक सी बात है, इसमें महिलाओं का बहुत ही उत्पीड़न होता है और हर एक पर्सनल लॉ में, कोई भी पर्सनल लॉ, इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, महिलाओं के साथ बड़ा भेदभाव होता है। तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट करना हो, समाज के आधे हिस्सों को अगर सही शक्ति प्रदान करनी हो, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना ही चाहिए और लाया जाना ही चाहिए। अब थोड़ा बात कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन और रेशनलाइजेशन। अब जैसे कई बार दो समुदायों के बीच में इंटरकास्ट मैरिजेस हो गए या फिर इंटर रिलीजन मैरिजेस हो गए, ये सब चीज़ों को अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सबके अपने अपने पर्सनल लॉ हैं, तो इसको लेकर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फिर फ्रेम किए जाते हैं। तो जब कानून में परिवर्तन होता है तो कानून की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो एक जो है ना CRPC या फिर IPC में एक समानता हो, उसका सरलीकरण हो, सिंप्लीफिकेशन हो, इसके लिए आवश्यक है कि जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए। इसके बाद थोड़ा अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म ऑफ आउटडेटेड कल्चरल एंड राइट्स एंड प्रैक्टिसेस। देखो, मैंने पहले ही बता दिया कि समाज जो है ना उन्मुख समाज होना चाहिए, उन्नत समाज होना चाहिए। तो समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती है। एक समय था कि लोग पत्र लिखा करते थे, अभी भी पत्र लिखोगे क्या? तो अभी आप फेस टू फेस बात करते हो। एक समय था लोग जो है पत्ते के कपड़े जंगलों में रहा करते थे, मट्टी के घरों में रहा करते थे, अभी आप मट्टी के घर में रहोगे? नहीं, आपको चाहिए तो टाइले वाला घर चाहिए। एक समय था कि लोग ऐसे ही रहा करते थे, कोई पंखा और कूलर नहीं, आज लोग AC में रहते हैं। तो चीज़ें कैसे बदलती है, तो उसी प्रकार समाज को भी विकासशील होना चाहिए। समाज भी धीरे धीरे समय के साथ बदलते रहता है। तो जो उसमें कुछ क्रूतियाँ हैं, जो आउटडेटेड एवल्स हैं, जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं, जो कि बहुत पुराना हो चुका है, जो जर्जर हो चुका है, जो अपनी प्रासंगिकताएँ खो चुकी है। देखो, हर एक चीज़ समय के साथ ही अच्छा लगता है, तो समय के साथ चीज़ें बदलती रहती है और अपनी अपनी प्रासंगिकताएँ समय के साथ ही होता है। बात समझ में आ रहा है?
तो वो जो समय था वो अलग था, अभी का समय अलग है। तो जो प्रैक्टिसेस उस समय में लागू हो रहे थे वही अभी लागू हो, यह जरूरी नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं। ये सब सारी चीज़ें तो हो गया, मैंने सायरोबानों का वो एग्जाम्पल तो दे ही दिया। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिपल तलाक जैसे कुरीतियों को ऑलरेडी बैन कर चुकी है और सरकार भी इस पर प्रतिबंध लगा चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि धीरे धीरे समाज अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़े, और बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैनिफेस्टो में भी ये लिखा गया था कि हम जो है राम मंदिर बनवाएंगे, ट्रिपल तलाक मिटाएंगे, ठीक है, धारा 370 हटाएंगे। सब जो है चीज़ों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा किया ही जा रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मैनिफेस्टो का हिस्सा था, और भाजपा जो वादा करती है वो पूरा भी करती है। ठीक है, तो आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके भारत जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू हो, और उत्तराखंड और गोवा में ऑलरेडी लागू भी है। ठीक है, और लागू होने भी चाहिए। ये एक उन्नत प्रगतिशील समाज के लिए बेहद आवश्यक और ज़रूरी भी है। जय हिंद।